हमें अगले दिन का सीन दिखा रहता है और फर्स्ट प्रिंस का कमरा। तो फर्स्ट प्रिंस कहता है थैंक यू सो मच मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए माय लेडी। बाय द वे आजकल तो आप बहुत ज्यादा बिजी लग रही हैं। तो बेटी कहती है बिल्कुल मैं थोड़ी सी बिजी हूँ और हम लोग आजकल कॉरिडोर्स को डेकोरेट करें मेरे नए ऑर्नामेंट से, तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। कोई कहता है एक्सक्यूज मी माय लेडी, आपने जो कुकीज कहा था मैं वो ले आई हूँ। तो वहाँ पे वो मेड वो टूबरोजम की कुकीज लेकर आई थी। तो बेटी कहती है थैंक यू सो मच, मैं तो उसको ट्राई करना चाहती थी। वो कहती है माय प्लेयर, और वहाँ पे वो व्हाइट ब्लहरी भी थी जो कि हमारी बेटी को जंगल में मिली थी। तो तभी वो मेड वहाँ चली गई थी। तो फर्स्ट प्रिंस कहता है आप तो सच में लोगों से बात अच्छे से करती हैं और आप तो हमेशा लोगों के साथ पोलाइट रहती हैं। वो कहती है अच्छा क्योंकि मुझे सब लोग बहुत ज्यादा पसंद है ना, लेकिन शायद इसी वजह से क्योंकि मैं अडल्ट को अपसेट नहीं करना चाहती। और तब वो थोड़ी सी सैड हो गई थी। तो फर्स्ट प्रिंस वो थोड़ा सा चौंकता है। वो कहता है क्या मतलब, क्या आपको पहले कभी किसी ने डांटा है या फिर कोई और? तो वो कहती है नहीं नहीं यहाँ पर कोई नहीं है, मेरा मतलब है कैपिटल सिटी में। तो वो कहता है माय लेडी सच में क्या आप मुझे अपनी कैपिटल में लाइफ के बारे में कुछ बताना नहीं चाहेंगी? तो तब हमारी बेटी ने उसको सब कुछ बता दिया था। वो कहता है आपका कहने का मतलब है कि जब आप वहां पर थी तो हर कोई आपके साथ अच्छे से बात नहीं करता था? वो कहती है हाँ बिल्कुल। तो हमारी बेटी सोचती है मुझे तो मेड्स हमेशा डांटा करती थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नोबल लेडी की तरह एक्ट करने की, जबकि तुम एक ट्रू शेप शिफ्टर भी नहीं हो और दूसरे लोग को अपसेट ना किया करो। और तब बेटी वो तो बहुत ज्यादा रो रही थी। वो कहती है आई एम सॉरी। तो फर्स्ट प्रिंस कहता है और अगर आप उनके सामने अच्छे से पेश नहीं आती थी तो वो आपको खाना नहीं देते थे? तो बेटी कहती है हाँ बिल्कुल। वो सोचती है इतना अपसेट क्यों लग रहा है, ये सब कुछ तो मेरे साथ हुआ था ना। और वो व्हाइट स्क्विरल वहां पे खाई जा रही थी। तो तब वो सोचता है जितना मैं सोचा था ना उससे भी ज्यादा बुरा हुआ है। लेकिन तब वो स्माइल करते हुए कहता है परेशान ना हो, मुझे बताएं उन सर्वेंट्स के नाम क्या थे? लेकिन बेटी कहती है क्या उनके नाम, लेकिन सब लोग ऐसे थे? वो कहता है सब लोग। तो वो सोचता है मुझे लगा था कि कोई तो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वहां पर सब लोग ही ऐसे थे, इसका मतलब है मुझे किसी को भी बख्शने की जरूरत नहीं है। तो तब वो खड़ा होते हुए कहता है माय लेडी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या हम हमारा टी टाइम यहीं पे खत्म कर सकते हैं? वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स। तो तब वो जाने लगता है लेकिन वहीं पर रुकता है। वो कहता है और आगे से मुझसे कैजुअली बात कीजिएगा, ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो वो सोचती है कंफर्टेबली, लेकिन एम्पायर के प्रिंस के साथ। और तभी हमें बाहर मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ देर बाद फर्स्ट प्रिंस आया था और उसके साथ कोई था। वो कहता है योर हाइनेस आपने जो रिक्वेस्ट की थी ना वो रिपोर्ट ये रही। तो फर्स्ट प्रिंस कहता है गुड जॉब। लेकिन जैसे उस रिपोर्ट को देखते हैं ना वो सोचता है क्या ये तो जो कुछ उसने मुझे बताया था ना उससे भी ज्यादा बुरा है, तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ होता रहा था वहां पर। तो तब वो खबरी कहता है हिज ग्रेस ने भी इस सब के बारे में पता कराया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट वो थोड़ी सी कम है, तो आपको उनको ये भी दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रिंस कहता है सच में? लेकिन तब उस रिपोर्ट को रखते हुए सोचता है मुझे लगता है हिज ग्रेस को मुझे अपनी रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी ताकि बेटी के साथ जो कुछ होता रहा था ना उनको पता चले। और तब दूसरी तरफ हमें हमारे ड्यूक का ऑफिस दिखाया जाता है और उसके पास वो सारी रिपोर्ट पहुंच चुकी थी। तो तब वो तो बड़ा गुस्से में आ गया था। वो कहता है फर्स्ट क्राउन प्रिंस ने जो रिपोर्ट सेंड की है क्या ये सब कुछ सच है? और तब वो तो इस रिपोर्ट को ही मसल देता है। तो तब वहाँ पे सारे नाइट्स थे। वो कहता है मैंने पूछा है यहाँ पे जो कुछ लिखा है ये सब कुछ सच है या फिर नहीं? तो फ्रेडरिक कहता है जी सब कुछ सच है। तो तभी फ्रेडरिक वो एक और रिपोर्ट देते हुए कहता है ये हमारे सीक्रेट एजेंट ने भेजी है और मुझे लगता है कि इसको रिव्यू भी कर ले तो अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही ड्यूक उस रिपोर्ट को देखते हैं ना वो सोचता है ये सच नहीं हो सकता, मुझे अभी तक जो रिपोर्ट मिलती रही थी वो सारी की सारी झूठ थी और अभी भी फर्स्ट प्रिंस ने जो मुझे रिपोर्ट दी है और ये रिपोर्ट जो मेरे सामने है ये दोनों ओवरलैप कर रही हैं। इसका मतलब है कि मुझे अभी तक सब कुछ झूठ बताया गया था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि मैं दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही था जो अभी तक सच को देख नहीं पाया। लेकिन मेरी प्यारी बेटी और मेरी वाइफ वो दोनों सफर करती रही थी और मुझे कभी पता नहीं चला। अगर ये सब कुछ मुझे पहले पता चल जाता तो मेरी वाइफ वो अभी तक जिंदा होती और मेरी बेटी पता नहीं उसके साथ क्या होता रहा था। लेकिन जब मेरी बेटी ने कहा कि वो वापस नहीं जाना चाहती तो मैंने उसको मना कर दिया। पता नहीं वो कैसा फील कर रही होगी। और तब उसके एक्सप्रेशन जब उसने कहा था प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दे, कुछ देर के लिए मुझे यहाँ पर रहने दे, तो मैं अपनी बेटी की बात समझ नहीं पाया। तो ड्यूक कहता है मेरी बात गौर से सुनो, जो कोई भी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है ना उन सबको यहाँ लेके आओ और किसी को भी बाहर ना छोड़ना। और तब ड्यूक गुस्से में आता हुआ कहता है और इसके अलावा अभी जाके वाइकाउंटर सीरियस को यहाँ लेके आओ, उसको उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वहां पर कालीतूस आया था। तो सब लोग कहते हैं माय लॉर्ड। तो कालीतूस कहता है फादर मैंने देख लिया कि आपको भी पता चला है। और तब उस रिपोर्ट के ऊपर पाँव रखता है। वो कहता है मेरा मतलब है कि मैंने पहले उसको कैप्चर कर लिया है और वहां पे हमारी बेटी की आंटी थी, वो उसका मुंह बंधा हुआ था और फर्स्ट प्लेस उसको नीचे से खेलता है। तो तब ड्यूक उसको बहुत ज्यादा घूर के देखता है। वो कहता है मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि आप पहले यहाँ पर आ गई, क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई। तो मुझे बताएं कि आखिर आपको क्या इनाम दिया जाए कि आपने मेरी बेटी का इतने अच्छे से ख्याल रखा। तो वाइकाउंटर से बहुत ज्यादा डर गई थी। वो सोचती है कि यार सब कुछ सामने आने वाला है।
और तभी दूसरी तरफ हमें हमारी बेटी दिखाई जाती है जो कि अंगड़ाइयां ले रही थी। वो कहती है आज फिर हमने बहुत सारे मैक्रेमे बनाए, लेकिन कितना मजा आया ना। फिर भी मुझे लगता है कि कल के लिए मुझे तैयारी करनी चाहिए और शायद कल हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन वो सोचती है अरे हाँ, मैंने तो फादर से परमिशन ली बैंक्वेट में इसको यूज करना है या फिर नहीं। मुझे लगता है कि मैं अभी उनसे पूछ के वापस आ जाती हूँ। लेकिन तब वो ड्यूक के ऑफिस के बाहर पहुंचती है तो अंदर से आवाजें आ रही थी। वो सोचती है अभी तक मीटिंग चल रही है, लेकिन अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो सोचती है क्या ये आवाज, ये तो आंट परीना की है ना। तो थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, तो जब वहां पर देखती है ना तो वहां पे उसकी आंट बंधी हुई थी। वो कह दिया योर ग्रेस प्लीज प्लीज मुझे अनटाई तो कर दे। लेकिन वो सोचती है आखिर फादर के सामने वो बंधी हुई क्यों है। तो तब वो कहती है आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इमेजिन करें ना मेरी बहन अगर वो हेवन से हमें देख रही होगी तो उसको कैसा लगेगा। तो कार्ली तो उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो तलवार निकालते हुए कहता है जैसे मैं तुम्हारा मुंह खोला तुमने बकवास करना शुरू कर दी, क्या मैं तुम्हें जान से मार ना डालूं। और उसकी गर्दन पे तलवार रखता है। लेकिन तब ड्यूक कहता है कार्ल मुझे इससे बहुत सारी चीजें पूछनी है, तो अभी से मारने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बात के लिए बचा रखो। तो कार्ली तो कहता है ठीक है मैं आपको टाइम देता हूँ, जो कुछ करना है कर ले फादर। तो वो सोचती है क्या आखिर ये मेरी लाइफ के बारे में ऐसा कैसे बात कर सकती है, मैं कोई नोबल हूँ, कोई गिरी पड़ी तो नहीं हूँ, ये मुझे ऐसे ही मार देंगे। तो ड्यूक उसके पास आते हुए कहता है मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो वाई काउंटर सीरियस, आखिर आपने मेरी बेटी को भेजी हुई स्पोर्ट मनी का क्या किया। तो हमारी बहन सोचती है क्या स्पोर्ट मनी, क्या मेरे फादर ने मुझे स्पोर्ट करने के लिए पैसे भेजे थे। लेकिन मैं तो कई सालों तक एक ही कपड़े पहने रखती थी और मेरे कपड़े तो बहुत ज्यादा फटे पुराने होते थे। और आंट ने तो मुझे कहा था कि मेरे फादर मेरे लिए कोई पैसे नहीं भेजते और इसीलिए मेरे कपड़ों में जो भी होल्स थे ना मैं उनको सी के भर लिया करती थी। लेकिन मेरे दिल में जो होल्स थे ना वो कभी नहीं भरते थे, क्योंकि जब भी मैंने बुक्स में पढ़ा ना फैमिली की वार्मथ क्या होती है, तो मुझे लगा शायद मुझे भी ये लव रिसीव होगा। लेकिन तब वो दरवाजा खोलती है और कहती है आपने क्या कहा। तो आंट पेरीना कहती है क्या। तो ड्यूक कहता है मेरी प्यारी बेटी। वो सोचता है मुझे इस सिचुएशन को प्राइवेट रखना था ताकि मेरी बेटी इसको देख ना पाती। लेकिन तब हमारी बेटी वो थोड़ा हिचकिचा रही थी और वहां आते हुए कहती है क्या आपने सच में मेरे लिए स्पोर्ट मनी भेजी थी। और वो तो बहुत शौक थी, लेकिन तब उसके हाथ कांप रहे थे। वो कहती है बस एक बार, अगर आपने एक बार भी भेजी होगी। तो वो सोचती है इसका मतलब है मेरे फादर को मुझ पे इंटरेस्ट था। लेकिन तब उसका फादर वो कहता है ऑफ कोर्स तुम मेरी बेटी हो इसीलिए। तो हमारी बेटी वो सोचती है मुझे यकीन नहीं होता, मुझे लगा था कि मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता है और मुझे कोई भी लेटर रिसीव नहीं हुआ था। और जब मैं मरी थी ना तब भी मेरे पास फादर का कोई लेटर नहीं आया था। तो मुझे लगा था कि उनको मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है और फादर वो मुझसे नफरत करते हैं, इसीलिए तो अपनी इस लाइफ में मैं वहां से भागी थी सिर्फ इसीलिए ताकि मैं यहाँ पर पनाह ले सकूं। लेकिन रिटर उसने भी कहा था कि मुझे दोस्त बनाना अलाउ नहीं है और मेरी आंट वो भी पीछे से चिल्लाई जा रही थी। मुझे लगा था मैं बिल्कुल एक बेवकूफ हूँ जो उनके पास रह रही हूँ। ऑफ कोर्स इस पूरी दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन तब मुझे यही लगा था। और तब उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो कहती है सच में मुझे लगा था कि आप मेरे पास इसलिए नहीं आए क्योंकि आप मुझको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो उसका फादर कहता है क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगा था। वो कहती है मुझे सारे वक्त में ही लगा रहा था, क्योंकि अगर ऐसा ही था तो फिर क्या वजह थी कि आप वापस नहीं आ पाए। तो ड्यूक उसको देखता है तो वो रोते हुए कहती है ये इसलिए नहीं था ना क्योंकि आप मुझसे नफरत करते हैं, है ना। और वो तो रोई जा रही थी। तो वो सोचती है आई विश ये मुझे जो भी वजह बताए ना वो ये ना हो कि मुझसे नफरत करते हैं। तो उसका फादर उसके आंसू साफ करते हुए कहता है आखिर मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ मेरी प्यारी बेटी। मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता, एक सेकंड के लिए भी। और मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं की। इस सारे वक्त में मैं तो बॉर्डर्स पे सिर्फ इसलिए था ताकि मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकूं, क्योंकि इस कंट्री में तुम भी रहती हो और मैं नहीं चाहता कि बाहर से कोई आए और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचे। इसीलिए मैंने वहां रहने को ज्यादा तरजीह दी ताकि मेरी बेटी वो प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन अब मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया क्योंकि मैं बिल्कुल बेवकूफ था, है ना। तो तब ड्यूक वो भी बिल्कुल इमोशनल हो गया था। वो कहता है मैंने तुम्हें हर्ट किया अपनी बेवकूफी की वजह से। लेकिन वो उसके कंधे पे रखते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ मेरी प्यारी बेबी, लेकिन मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। तो तब हमारी बेटी वो अपने फादर के आंसू साफ करती है। वो कहती है क्या आपने मुझे अभी बेबी कहा, लेकिन मैं तो बेबी नहीं हूँ ना, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। और तब वो स्माइल करती है, लेकिन उसका फादर उसको बड़े प्यार से देखता है। तो हमारी बेटी वो सोचती है मेरे दिल के होल्स वो मुझे लगता है कभी न कभी भर जाएंगे। और तभी उसका फादर उसको गले लगाता है। वो कहता है आई एम सॉरी। वो सोचती है मेरी फैमिली मेरे पास है तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी वो मुझे भूले नहीं थे और अब तो वो मुझे गले लगा रहे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है अहम। और तब उसकी आंट कहती है ऐसा लगता है कि मेरी नीस और आपके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना वो क्लियर हो गई है।
तो प्लीज क्या आप ये रस्सियां खोल सकते हैं ताकि मैं आपके लिए क्लैपिंग कर सकूं, क्योंकि मैं सच में स्टेट में क्लैपिंग नहीं कर सकती। और वैसे भी बेटी तुम तो हिज ग्रेस की बेटी हो ना, तो तुम उनको एक्सप्लेन क्यों नहीं करती। तो हमारी ओर सोचती है आखिर ये इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हैं, मुझे इनकी वजह से इतना सफर करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये आखिर ऐसी बातें क्यों कर सकती हैं, क्योंकि जब मैं मरी थी ना तो तब भी इन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा और इन्होंने कभी मुझे नहीं बताया कि मेरे फादर मुझे पसंद करते हैं। लेकिन आंट पेरीना और रिटर दोनों ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और इन्होंने मुझे ऐसे ही मरने दिया। तो तब उसकी आंट कहती है मेरी बात सुनो मेरी प्यारी नीस, उनको बताओ ना कि मैंने तुम्हें कौन सी काइंडनेस दिखाई है, प्लीज उनको बताओ। तो बेटी कहती है क्या मतलब कौन सी काइंडनेस। वो कहती है क्या मतलब मैं तुम्हें इतनी काइंडनेस तो दिखाई है, कुछ तो बताओ अपने फादर को ताकि वो मुझे छोड़ दे। तो हमारी बेटी कहती है क्या मैं अपने आप को रिपीट करूं, आपने पूरी जिंदगी में मुझे कभी भी कोई काइंडनेस नहीं दिखाई, तो आखिर मैं आपकी काइंडनेस का जिक्र कैसे करूं आंट पेरीना, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा कुछ रिसीव नहीं हुआ। तो उसकी आंट वो सोचती है क्या ये मेरे खिलाफ ऐसे बात कर रही है, लेकिन आखिर इसको हो क्या गया है। पहले तो मैं इसको कुछ भी कहती थी तो ये मेरी बात मान जाती थी, लेकिन अब तो ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रही। तो वो कहती है पता नहीं तुम बहुत ज्यादा अपसेट होगी ना इसीलिए, लेकिन मैं तुम्हारी आंट हूं ना तो प्लीज। लेकिन तभी ड्यूक कहता है ये तो बहुत ज्यादा बोल रही है, जल्दी करो उसको बेसमेंट में ले जाओ। तो सब भाई कहते हैं जी और ग्रेस, लेकिन वो सोचती है बेसमेंट में, नहीं 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 वो जगह वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहां पर तो एक मॉन्स्टर भी है जहां पर जो भी जाता है ना कभी जिंदा वापस नहीं आता। तो इसका मतलब है वो चिल्ला कहती है मुझे छोड़ दो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नॉर्मल लेडी को हाथ लगाने की। लेकिन तब वो ड्यूक के सामने झुकी हुई थी, वो कहती है आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते ड्यूक, आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं एक नॉर्मल लेडी हूँ, इतनी छोटी सी बात पर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो ड्यूक कहता है इतनी छोटी सी बात पर। तो तब ड्यूक कहता है फ्रेडरिक मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स दो। तो फ्रेडरिक कहता है जी और ग्रेस। तो ड्यूक कहता है इसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है कि वाइकाउंटस सीरियस ने वो सारी की सारी मनी जो कि मैंने स्पॉट मनी के तौर पे भेजी थी वो सारी इम्बेजल कर दी। उसके अलावा उसने मेरी बेटी को अब्यूज किया और उसको निग्लेक्ट किया और जो कुछ सर्वेंट्स उसके साथ करते थे ना उस सबको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और उसके अलावा उसने मुझे ये ला भी नहीं बताया जिसकी वजह से मेरे हाउस होल्ड के कोई भी लोग 1000 सोल्जर्स कभी भी कैपिटल सिटी में नहीं आ सकते, और ये सारा कुछ सिर्फ मेरी फैमिली के लिए किया गया। तो आखिर आपने मुझे ये सब कुछ रिपोर्ट क्यों नहीं किया वाइकाउंटस सीरियस। तो वो सोचती है क्या इनको कैसे पता चल गया, ये सब कुछ तो मैंने इसलिए प्लान किया था ताकि बेटे की मैं एंगेजमेंट करवा दूं और वो यहाँ पर आना पाए। लेकिन वो कहती है मैं इस बारे में भूल गई थी क्योंकि ये कितना अनरियलिस्टिक है ना, और हाउस एस्लान वो तो ग्रेट वॉर से वापस आया ना, इसी वजह से किसी को इससे पता नहीं था, ये सब कुछ झूठ है। वो कहता है सच में तुम्हारे मुंह से जो भी बात निकलती है ना वो झूठ होती है। और तब वो उस डॉक्यूमेंट को मरोड़ता है, वो कहता है वो सारे के सारे लेटर जो मैंने अपनी बेटी के साथ एक्सचेंज किए थे वो सारे भी तुम्हारे मुंह से निकले हुए झूठ थे, और ऐसा लगता है उन सारे लेटर्स में वो जितनी खुश थी ना ऐसा कुछ भी नहीं था, और तुमने मेरी बेटी को कभी प्रोटेक्ट नहीं किया। तो हमारी बेटी सोचती है क्या, तो उसकी आंट कहती है योर ग्रेस ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बेटी सोचती है मेरे फादर ने मुझे लेटर्स लिखे थे लेकिन मुझे कोई कभी मिला क्यों नहीं। तो ड्यूक कहता है अब इसको ले जाओ। तो स्पाई कहते हैं जी सर। तो बेटी सोचती है इसका मतलब है कि फादर ने मेरे रीबर्थ से पहले भी मुझे बहुत सारे लेटर्स लिखे थे लेकिन मुझे कभी भी कोई लेटर नहीं मिला क्योंकि आंट पेरीना ने वो छुपा लिए थे। वो सोचती है और मैं इस सारे वक्त में उनको गलत समझती रही लेकिन मुझे सच का पता नहीं था। तो ड्यूक कहता है माई बेबी तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है इस सारे वक्त में मुझे लगा था कि आप मुझे पसंद नहीं करते फादर, इसलिए मुझे लगा था कि शायद आप कभी मेरे पास नहीं आ रहे। तो वो कहता है क्या मतलब, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और वैसे भी मैं हर रात आसमान की तरफ देखता था और मैं हर बार यही सोचता था कि मैं कब तुम्हारे पास आ सकूं और तुम्हें पकड़ सकूं और तुम्हारे बालों को सहला सकूं, लेकिन वो वक्त कभी नहीं आया। तो बेटी कहती है मैं भी हमेशा तारों की तरफ देखती थी और आपके बारे में सोचती थी फादर, और मैं हमेशा अगर कोई टूटता हुआ तारा देखती थी ना तो इस बात की प्रे करती थी कि आप मेरे लेटर का रिप्लाई लिख दें। तो ड्यूक कहता है मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बेटी, तुमने बहुत ज्यादा इंतजार किया होगा ना, लेकिन फिर भी तुम्हें इस बात का यकीन था मैं तुम्हारे लेटर का रिप्लाई लिखूंगा, लेकिन प्लीज इस बात को हमेशा याद रखना जिस दिन से तुम पैदा हुई हो ना एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैं तुम्हारे बारे में ना सोचा हो, और मैं अपनी बेटी से इतना प्यार करता हूँ कि अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना तो मैं दे दूंगा। तो हमारी बेटी उसकी आंखों में तो आंसू आ रहे थे। तो ड्यूक कहता है क्या हो गया, प्लीज रोना बंद करो ना मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें ऐसा देखकर मेरा दिल दुखता है। वो कहती है नहीं ये तो खुशी के आंसू है फादर, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा नहीं रहूंगी। लेकिन तभी हमारी बेटी वो तो बेहोश हो रही थी और तभी वो बेहोश होकर ड्यूक के पास गिर जाती है। तो ड्यूक कहता है बेटी क्या हुआ तुम्हें। तो पीछे से काली दोस्त भी कहता है बुशी तेल।
लेकिन तब थोड़ी देर बाद बेटी अपने बेड पर थी और ड्यूक इसके पास था। वो कहता है क्या वो बीमार नहीं है? तो डॉक्टर कहता है जी बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा रोई थी ना, इसी वजह से वो थक गई थी और इसलिए आराम से सो गई। तो ड्यूक कहता है अच्छा, लेकिन इसका मतलब है वो बिल्कुल बीमार नहीं है? तो डॉक्टर कहता है जी जी बिल्कुल, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो कभी कभार बीमार हो जाते हैं और फिर जल्दी से रिकवर भी हो जाते हैं, ये उनकी एज के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो कहता है लेकिन कालीतूस और मैं तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। तो डॉक्टर सोचता है आप तो फिर आप है ना, वो तो आपकी बेटी है। तो कालीतूस कहता है पिछली बार तो ये बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गई थी, बुशी टेल हमारी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो ड्यूक कहता है हाँ मुझे पता था वो डिफरेंट है, लेकिन सच में इतने बड़े डिफरेंस की वजह से समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो उसके सर पे रखता है और सोचता है मेरी प्यारी बेटी प्लीज बीमार ना होना। लेकिन तभी हमारी हीरोइन वो अपनी नींद में बोलती है फादर। तो उसका तो दिल दुखता है, वो सोचता है मैंने अपनी बेटी को इतना इग्नोर किया, लेकिन ये सब कुछ हो गया। तो तब वो खड़ा होकर कहता है कालीतूस। तो कालीतूस कहता है जी। वो कहता है अपनी बहन का ख्याल रखना, तब तक मैं बेसमेंट से होकर आता हूँ। वो कहता है क्या मैं भी वहां पे जाना चाहता हूँ और मैं अपने दोनों हाथों से उसको मारना चाहता हूँ। लेकिन ड्यूक वो कहता है तुम यहीं पर हो और जरा इमेजिन करो अगर तुम्हारी बहन वो उठी और उसके पास हम दोनों में से कोई ना हुआ तो उसको डर लगेगा। तो तब वो कहता है मैं नहीं चाहता कि उसे दोबारा ऐसा कभी फील हो। तो कालीतूस कहता है जी मैं समझ गया, आप उसके पास जाइए और मैं यहीं पर रुकता हूँ। तो तब हमें बेसमेंट का सीन दिखा रहता है जहाँ पे आंट पेरी ना वो चिल्ला कहती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम होते कौन हो? मैं जब कैपिटल सिटी गई ना तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। लेकिन तभी वहां पर दरवाजा खुलता है और ड्यूक आता है। वो कहती है जैसे ड्यूक यहाँ पर आए ना मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी ड्यूक उसकी जेल के सामने रुकता है। वो कहती है योर ग्रेस। लेकिन ड्यूक कहता है इसको बाहर निकालो। तो स्पाई कहता है जी योर ग्रेस। वो कहती है देखा मुझे पता था कि आपको रूमर्स पे यकीन नहीं होगा। लेकिन ड्यूक कहता है इसको टॉर्चर चैम्बर पे लेकर आओ। तो वो कहती है क्या टॉर्चर चैम्बर में? वो कहती है आखिर मुझे आप ऐसी जगह पे क्यों लेके जा रहे हैं? तो ड्यूक कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह से सच सुनना है वाई काउंटर्स, और वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका मुझे तुमसे हिसाब लेना है, और मुझे ये बताओ कि आखिर सच है क्या? लेकिन जैसे वो दरवाजा खुलता है ना तो वहां पे टॉर्चर की बहुत सारी चीजें थी। तो तब ड्यूक वो ग्लव्स पहनते हुए कहता है प्लीज इस बात को समझना अगर मेरी पर्सनल फीलिंग्स इस इंटेरोगेशन के दरमियान आ जाएं, क्योंकि मेरी बेटी ने जो कुछ बर्दाश्त किया है ना उसका 100 गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। और तब तो ड्यूक बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और दूसरी तरफ हमारी बेटी वो अपने ख्वाब में सोच रही थी मैं तो हमेशा से क्यूरियस थी कि आखिर फैमिली के साथ होना कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी के साथ गले मिलना एक्सपीरियंस नहीं किया और ना ही किसी के साथ हंसना एक्सपीरियंस किया है। और मॉम तो मैं जब बहुत ज्यादा छोटी थी ना तभी गुजर गई थी, लेकिन इस दुनिया में ऐसी चीजें भी एक्सिस्ट करती हैं मुझे कभी पता नहीं था। मुझे लगा था सिर्फ ये स्टोरी बुक्स में होता है। लेकिन तब जब वो सोई हुई थी ना तो उसका भाई उसको हिलाता है। वो कहता है बुशी टेल उठ जाओ ना बेटी। तो तभी उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने कालीतूस था। वो कहती है कालीतूस तुम यहाँ पर? तो वो कहता है बुशी टेल क्या सच में तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है सच में ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो कहता है तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ब्लड शॉट लग रही हैं, अगर अभी तुमने शेप शिफ्ट की ना तो मे भी तुम रैबिट बन जाओ स्क्विरल की जगह। वो कहती है लेकिन मैं तो रैबिट नहीं हूँ ना, मैं तो स्क्विरल हूँ। वो कहता है ठीक है मुझे माफ करना तुम्हें तंग कर रहा हूँ। वो कहती है सच में तुम मुझे तंग कर रहे हो? उसको घूर के देखती है। वो कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो रैबिट। तो बेटी तो चादर ऊपर कर लेती है। वो कहती है तुम झूठे, तुमने कहा तुम मुझे तंग नहीं करोगे। तो वो चादर नीचे करते हुए कहता है ठीक है अपने आप को कवर ना करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन सच में जब तुम रो रही थी ना तो बिल्कुल रैबिट लग रही थी और अब से मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। वो कहती है सच्ची? वो कहता है बाय द वे बुशी टेल। वो कहती है हाँ क्या हुआ? तो उसका भाई कहता है जो कुछ कैपिटल में हुआ था तुमने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं? वो कहती है लोगों को मेरे जैसे लोग पसंद नहीं है ना, और ना ही मेरे जैसे स्मॉल एनिमल शेप शिफ्टर, इसीलिए ये नॉर्मल था ना कि सब लोग मुझे ऐसा ट्रीट करे। वो कहता है बुशी टेल ये कभी भी नॉर्मल नहीं होता कोई आपको हरास करे, और ये तो बहुत ज्यादा बुरा था कि वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करते थे, लेकिन अब कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर कभी किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर मैं उसको ठिकाना लगा दूंगा। तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ पे ड्यूक आता है। वो कहता है कार्ल ठीक कह रहा है, और तब अपने ग्लव्स उतारते हुए कहता है अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो तुम्हें सबसे पहले अपनी फैमिली को बताना होगा। तो कालीतूस कहता है हाँ बिल्कुल, और फिर हम उसको पछताने में मजबूर कर देंगे। तो बेटी वो सोचती है फैमिली, हम मतलब सच में ये लोग मुझे अपनी फैमिली समझते हैं? तो तब वो कहती है हाँ बिल्कुल। तो उसका भाई कहता है तुम समझ गई ना? वो कहती है बिल्कुल। वो सोचती है सच में मुझे तो ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तब वो कहती है मैं आंट पेरीना से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। तो उसका फादर कहता है क्या उससे मिलने के लिए? वो कहती है बिल्कुल, आपने कहा था ना कि उन्होंने मेरी चाइल्ड सपोर्ट मनी चुराई है और मैं उसको वापस लेने के लिए जाऊंगी। और वो सोचती है मैं तो चाहे कुछ हो जाए उसको वापस लेकर आऊंगी, लेकिन उसका फादर उसको बड़े प्यार से देखता है। वो सोचता है मेरी प्यारी बेटी। वो कहता है बिल्कुल हाउस एस्लान
हमेशा रिवेंज लेता है, चाहे उसकी वजह से किसी को कुछ भी हो। लेकिन तुम भी बिल्कुल हमारी तरह हो, असलान फैमिली की एक मेंबर। वो कहती है एक ट्रू असलान मतलब मैं। वो कहता है लेकिन इस बार तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आदमियों को काम पे लगा दिया है और सारे के सारे पैसे और हिडन लेजर वो लेकर आएंगे। वो कहती है लेकिन फिर भी मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ ना, मैं भी वहाँ पर रही थी। तो कालितुस कहता है फादर इसको आने देना साथ, क्या पता ये भी अपने हाथ से स्ले करना चाहती हो। तो वो कहती है बिल्कुल अपने हाथ से स्ले। लेकिन तभी वो कहती है एक मिनट, क्या इसका मतलब है कि मैं उनको मारूंगी? तो उसका फादर कहता है हाँ बिल्कुल, लगता है कि ये भी असलान फैमिली के ब्लड लाइन से है ना, इसी वजह से ही अपने हाथों से उसको मारना चाहती है। लेकिन फिर भी मेरी बेटी अभी तुम बीमार हो ना, तुम अभी नहीं जा सकती। तो वो कहती है क्या मैं बीमार तो नहीं हूँ? लेकिन वो सोचता है सच में अभी तक मेरी बेटी को अपनी कंडीशन के बारे में भी नहीं पता। तो ड्यूक कहता है मुझे उन्होंने बताया था कि तुम आधी रात को उठ जाया करती थी, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा बीमारी थी ना, इसी वजह से। वैसे भी तुम जब से पैदा हुई हो ना तब से बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसीलिए। तो वो कहती है फिर उन्होंने कौन सी मेडिकेशन भेजी है, क्या आंट पेरीना कुछ लेकर आई है? वो कहता है हाँ बिल्कुल, उसने एक मेडिसिन भेजी है जो कि रॉयल फैमिली ने दी है, और ये स्नेक शिफ्टर की एक एबिलिटी है जिसकी वजह से या वो हीलिंग करते हैं या फिर पॉइजन करते हैं। और अब सेकंड प्रिंस रिटर ने एक मेडिसिन बनाई है जो कि तुम्हारे लिए भेजी गई है। वो कहती है एक इनेट एबिलिटी, क्या इसकी वजह से कोई चीज होती है? तो ड्यूक कहता है हाँ बिल्कुल, हर शेप शिफ्टर के पास एक इनेट एबिलिटी होती है। हमारी एबिलिटी ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहती है लेकिन फिर मेरे पास कोई एबिलिटी क्यों नहीं है, मैं भी तो शेप शिफ्टर हूँ ना। तो वो कहता है पता नहीं तुम्हारे पास क्यों नहीं है, लेकिन इनेट एबिलिटी कभी भी जाग सकती है। तो प्लीज चीयर अप होना, ठीक है, उदास ना होना। वो कहती है ठीक है। वो स्माइल करती है, वो कहती है मैं इस बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करूंगी। लेकिन वो सोचती है फिर भी मेरे रीबोर्न होने से पहले भी ना मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं थी, तो मुझे लगता है मेरे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। तो उसका फादर कहता है ठीक है अभी तुम आराम सो जाओ ना, कल तुम्हें वाइकाउंटर्स के पास लेके जाऊंगा। वो कहती है जी जी फादर। और तब उसका फादर दरवाजा खोलने लगता है। वो कहता है वेल आराम सोना बेटी। तो उसका भाई भी कहता है हाँ आराम सोना बुशी टेल। और उसके बाद हमारी बेटी भी कहती है जी जी बिल्कुल, आप भी आराम सोइएगा फादर और कालितूस। लेकिन तब वो दोनों बाहर निकल आए थे और तभी उनका ओरा बिल्कुल चेंज हो गया था। तो ड्यूक कहता है काल। वो कहता है जी। तो वो कहता है जाओ और कैपिटल सिटी में उस मेंशन में जाओ और तुम्हें जो करना पड़े तुम वो करो। वो कहता है मैं जो करना चाहूँ? ड्यूक कहता है बिल्कुल। तो कालितूस कहता है तो आपका कहने का मतलब है कि जिसने भी बुशी टेल को तंग किया है मैं उसको जान से मार सकता हूँ, है ना? और अगर मैं चाहूँ तो पूरे मैशन को जला भी सकता हूँ। तो आप अपने अल्फाज से पीछे नहीं हटेंगे? तो ड्यूक कहता है बिल्कुल नहीं, मैं पीछे हटने को नहीं कह रहा। वो कहता है ठीक है, तो फिर मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, और अब आप अपने अल्फाज से पीछे नहीं हट सकते। और तब दूसरी तरफ हमारी हीरोइन, उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वहां बाहर बालकनी में आ गई थी। वो सोचती है इतना सब कुछ है मेरे पास सोचने के लिए, लेकिन फिर भी आंट पेरीना मेरे लिए मेडिकेशन लेकर आई है और वो सब कुछ रिटर की इनेट एबिलिटी से बनाया गया है। लेकिन जहां तक मुझे याद है ना, रिटर ने तो मेरे गर्दन पे काटा था और उसकी इनेट एबिलिटी जरूर पॉइजन होगी। फिर भी कितना अजीब है ना। तो तभी वहां पर कोई आता है। वो कहता है क्या अजीब है? तो हमारी बेटी ऊपर देखती है। वो कहती है ये वास। तो वहां पर फर्स्ट प्रिंस था जो कि अपने ड्रैगन वाली फॉर्म में था। वो कहती है एटल तुम आ गए, देखो मुझे किसी दोस्त की जरूरत थी जिससे मैं बात कर सकूं और तुम आ भी गए। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।